नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं जंग पर भारत की खरी खरी। भारत ने यूनाइटेड नेशन यानी यूएन में नीदरलैंड के राजदूत को एक फटकार लगाई है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुपति ने कहा कि आप भारत को न बताएं कि क्या करना है और क्या नहीं। हमें किसी तरीके की कोई सलाह की जरूरत नहीं है। दरअसल डच राजदूत कैरल वैन एस्टोरम ने यूक्रेन पर भारत के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा था कि भारत को जनरल असेंबली में वोटिंग का बायकॉट करने की बजाय अपना पक्ष साफ करके यूएन चार्टर का सम्मान करना चाहिए। जनवरी से ही रूस यूक्रेन के बीच में होने वाली तनातनी पर भारतीय सिक्योरिटी काउंसिल की जरूरत असेंबली और ह्यूमन राइट काउंसिल में रूस की निंदा करने वाले ड्राफ्ट पर अपना वोट एब्स्टेंट करता आ रहा है और अप्रैल में ह्यूमन राइट काउंसिल से रूस को हटाने की मांग पर भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। इसके बाद से मार्च में यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों ने रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था। इस पर भी भारत ने अपना वोट एब्स्टेंट रख लिया था। वहीं भारत के करीब 34 देश वोटिंग से दूर रहे हैं, यानी कि इन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। तो उस पर नीदरलैंड ने कहा था कि कम से कम भारत को आना चाहिए और इस पर अपनी राय रखनी चाहिए। इस तरीके से इसका बहिष्कार करना सही बात नहीं है। रूस यूक्रेन की जंग पर भारत ने इसी पर जवाब देते हुए कहा है कि भारत को कोई न बताए कि हमें कब क्या करना है और क्या नहीं करना है। नीदरलैंड ने वोटिंग में शामिल होने की यहां पर बात कही थी, जिसमें भारत का जवाब था कि हमें न बताएं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। रूस के खिलाफ वोटिंग से गैर हाजिर रहे हैं कई देश, जिसमें भारत भी शामिल है। मीटिंग से पहले भारत ने एक आधिकारिक बयान जो है वो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बूचा में बेकसूरों नागरिकों की हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। भारत बूचा मामले में निष्पक्ष जांच की अपील भी करता है। भारत कूटनीतिक तरीकों से मामला सुलझाने की अपील करता है। अब एक तरीके से देखा जाए तो कूटनीतिक तौर पर भारत किस तरीके से सक्षम है ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत की जो कूटनीति है वो काफी अच्छी मानी जा रही है। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है और भारत दोनों ही देशों से संबंध अभी भी अच्छे स्थापित किए हुए हैं, तो ये भारत की कूटनीति ही है। तो रूस के खिलाफ वोटिंग से गैर हाजिर रहा है और यूएन में नीदरलैंड ने वोटिंग में शामिल होने को भी कहा। भारत का जवाब, हमें न बताएं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी पर हम बातचीत करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ दो मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें कर्नल रिटायर्ड जीएस सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और अमरदीप त्यागी जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही सर बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये है कि रूस और यूक्रेन जंग पर भारत ने जिस तरीके से जवाब दिया है उस पर तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन जिस तरीके से भारत ने जो कूटनीति अभी अपना रखी है, दोनों ही देशों से संबंध अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, तो ये कितनी अच्छी भारत की अभी तक की कूटनीति रही है? भारत जो है नॉन अलाइन रहा है बहुत पहले से। भारत कभी भी किसी के जो इंटरफेयर नहीं करता है किसी के भी मामलों में। और नीदरलैंड का ये कहना, मैं ये कहूंगा कि नीदरलैंड और ये दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये अभी तक अपनी जो कॉलोनियल मेंटेलिटी थी उससे बाहर निकले हैं। They don't understand कि India is a sovereign country and India has got their own foreign policy. उसको किस तरह बिहेव करना है, किससे कैसे संबंध रखने हैं, वो भारत अच्छी तरह जानता है। और भारत हमेशा मानवता की बात करता है। यदि बूचा में रशिया ने वॉर क्राइम किया है, यदि निर्दोष लोगों को मारा है, सिविलियंस को मारा है, तो उसकी चिंता करते हैं और उसके लिए उसको कहते हैं कि आपने गलत किया है। और युद्ध की फेवर में कभी नहीं रहा है भारत। युद्ध को रोकने के लिए जो मेथड होने चाहिए या कूटनीति डिप्लोमेसी होनी चाहिए, उसको हमेशा फेवर करता है। लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड, वो अपनी तरफ नहीं देखते हैं। वो आज की तारीख में भी पूरा यूरोप रशिया से जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो अपने, लेकिन वोट करने के लिए वो भारत को फोर्स करेंगे। तो हमारे एम्बेसडर का बहुत अच्छा स्टैंड रहा है और हमारा पूरे भारत की जो हमारी पॉलिसी रही है टू बी नॉन अलाइन्ड, किसी के फेवर में नहीं है हम, ना किसी के हम उस तरह करते हैं, किसी का विरोध करते हैं। तो हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। रशिया भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यूक्रेन है या दूसरे देश। भारत हमेशा मानवता की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, क्योंकि हम पूरे विश्व को एक मानते हैं। हर नागरिक इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, इवन नागरिक क्या, हम लोग तो प्रकृति और जानवरों तक को उसका हिस्सा मानते हैं अपनी सोसाइटी का। तो
हम हमेशा मानवता की बात करेंगे, ना कि, और आज की डेट में भारत आजाद है, भारत की अपनी फॉरेन पॉलिसी है। हु इज नीदरलैंड टू से और हु इज देयर एम्बेसडर टू से कि आप हमें कैसे बिहेव करना है। बिल्कुल। तो ये हमारे एम्बेसडर का बहुत अच्छा स्टैंड है और इट शोज दैट कि भारत कितना स्ट्रांग है, भारत की स्पाइन में कितना दम है, ये शो करता है। बिल्कुल। कर्नल साहब, आपका क्या कहना है जिस तरीके से जवाब यहाँ से दिया गया है हमारी तरफ से और नीदरलैंड का जो रुख था? पिछले अगर हम कुछ सालों में देखें तो भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक महाशक्ति बनके उभर चुका है। बिल्कुल। बेशक दुनिया उसको ऑफिशियली महाशक्ति या सुपर पावर का दर्जा ना दे, लेकिन हम महाशक्ति और सुपर पावर हैं। ये मैं आपको दो छोटे उदाहरण से स्पष्ट करूंगा। पहला, जब ये रूस यूक्रेन लड़ाई छिड़ी तो भारत सबसे पहला देश था जिसने अपने नागरिकों को यूक्रेन के जंग के इलाके से निकालना शुरू किया। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों को नहीं निकाला जब भारत सबसे पहला देश बना। और भारत ने सिर्फ अपने नागरिकों को नहीं, भारत ने 147 दूसरे देशों के नागरिकों को, 18 दूसरे देशों के नागरिकों को, पाकिस्तान भी और बांग्लादेश भी शामिल, उन्होंने 18 देशों के नागरिकों को निकाला। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 बारी राष्ट्रपति पुतिन से बात की, 2 बारी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत ही सबसे पहला देश बना जिसने अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकाला। दूसरा, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा अंशुल जी। अगर हम 15 मार्च से लेके 20 अप्रैल का 2022 का समय देखें, इन 35 दिनों में विश्व के हर बड़े देश के नेता भारत आए। ये चीज विश्व के दूसरे देश में नहीं हुई। दूसरे देश, विश्व के दूसरे देश के में कोई ये नेता नहीं गए, सिर्फ भारत को छोड़ के। क्योंकि भारत अब एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक महाशक्ति उभर चुका है। और ये हमारे यूनाइटेड नेशंस के एम्बेसडर का बयान, डेनमार्क के एम्बेसडर के बयान के ऊपर कि भारत को ना बताइए कि भारत ने क्या करना है, ये बिल्कुल सटीक बयान है। क्योंकि अब वो भारत नहीं रहा जो आज से 50, 60, 70 साल पहले था। अब एक भारत महाशक्ति है। भारत को पता है कि उसके राष्ट्रीय हित में, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत ने क्या करना है। भारत पूरी अच्छी तरह से ये जानता है। बिल्कुल अमरदीप सर, लेकिन जहां पर रूस और यूक्रेन की जंग पर भारत ने जिस तरीके से जवाब दिया है, यूएन में नीदरलैंड ने वोटिंग में शामिल होने को कहा था, तो सिर्फ भारत ही तो शामिल नहीं हुआ है, भारत के साथ में और 34 देश है जो शामिल नहीं हुए हैं। एक्चुअली क्या है कि भारत एक अपने आप में, जैसे अभी कल सोडी ने बताया कि भारत एक महाशक्ति है। भारत का जो एक्शन है, भारत का जो स्टेप है, इट मेक्स एन इम्पैक्ट। यदि भारत उसके विपक्ष में वोट करता है या पक्ष में वोट करता है तो उसका एक इम्पैक्ट जाता है। दैट इज व्हाई दे आर सेइंग टू इंडिया कि यू शुड हैव वोटेड अगेंस्ट रशिया। अदरवाइज बहुत सारे देश, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे देश जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, उनको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है वेदर दे वोट और दे डोंट वोट। तो इसका मतलब ये क्लियरली इट शोज कि भारत की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे अभी कल थोड़ी बता रहे थे कि इतने सारे जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, उनके विदेश मंत्री, भारत, एवरीबडी लुकिंग एट टुवर्ड्स इंडिया कि ये भारत कर सकता है। सारा विश्व ये देख रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो इन संबंधों को, जो यूक्रेन और रशिया के, इसको रिजॉल्व यदि कर सकता है तो वो एक भारत ही है। क्योंकि अमेरिका वो इटसेल्फ एंटेंगल्ड है। जो चाइना है, चाइना इज अगेन नॉट, यू कैन से इट इज बायस्ड टुवर्ड्स रशिया। तो भारत एक ऐसा देश है जो कि न्यूट्रल है और कभी भी कोई भी किसी फैसले को यदि कर सकता है तो वो जो कंट्री या कोई भी व्यक्ति होगा वो न्यूट्रल होगा, वही सही फैसला दे सकता है। जो कहीं भी बायस्ड होगा वो सही फैसला नहीं दे सकता। और भारत अपने आप में इतना सक्षम है, इतना स्ट्रांग है कि वो मतलब सारा विश्व देख रहा है कि हाँ, भारत एक ऐसा देश है जो न्यूट्रल है और यही एक ऐसा फैसला दे सकता है जो सबके हित में हो सकता है। तो इसलिए भारत का न्यूट्रल होना भी ठीक है, किसी का पक्ष लेना भी भारत के लिए उचित नहीं है। मतलब एक तो उनके फैसले के लिए, दूसरा भारत के अपने निजी संबंधों को लेके। रशिया हमारा पता नहीं कितने सालों से हमारा एक यू कैन से स्ट्रॉन्ग अलाई है, हम उस पर रिलाय करते हैं, वो हम पे रिलाय करता है। अमेरिका अभी तक कितना जो है हमको वो नहीं दिखा सका है और ना अमेरिका से हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जैसे उसने जेलेंस्की के साथ या यू कैन से यूक्रेन के साथ किया है कि कीप ऑन सेइंग कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उसको युद्ध की
भट्टी में झोंक दिया और खुद बाहर से खड़ा हुआ तमाशा देख रहा है, तो ऐसे देश के साथ कैसे हम विश्वास कर सकते हैं? और ये यूरोपियन देश अपने आप में मैं ये कहूंगा, क्योंकि ये सारे किसी जमाने में पूरे विश्व में इन्होंने कॉलोनीज बना रखी थी, इवन डच जो है दे हैड कम टू इंडिया ऑल्सो, तो इनके दिमाग में अभी भी वही जो कॉलोनियल मेंटेलिटी है कि हम पावर हैं और देयर आर कॉलोनीज, और इनको हम कोई भी डायरेक्शन देंगे तो ये मान लेंगे। दे डोंट नो कि भारत जाग चुका है, भारत एक सॉवरेन कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और उसकी तरफ सारी दुनिया देखती है, तो वो भारत कैसे उनके कहने को सुन लेगा? और ये हमारे एम्बेसडर का बहुत ही सटीक रिप्लाई है। इनफैक्ट उससे पहले हमारे विदेश मंत्री जो है वो अमेरिका को भी ये बात बता चुके हैं, बट स्टिल इनके दिमाग से बात नहीं जाती है, एंड दे शुड गेट ए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस लाइक दिस so that in future they cannot comment like this. बिल्कुल। कर्नल साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भारत ने अभी अपने आप को सक्षम बनाकर रखा है और जिस तरीके से भारत मुखर रहा है, क्योंकि एक या दो वाक्य ऐसे हुए हैं जब पूरी निर्भीकता के साथ और निडरता के साथ ने भारत में अपना पक्ष यहाँ पर रखा है और ये भी कहा है कि हमें इस तरीके से काम नहीं करना है या हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये कितनी अच्छा संदेश है कि जो देश हमें थोड़ा सा देखते हैं कि भारत ऐसा ही है या हम भारत को अपने कब्जे में ले सकते हैं, जैसे कि चीन है या कुछ जो हमें कमतर समझते हैं, उनके लिए कितना बड़ा संदेश है ये? अशोक जी, आपका प्रश्न बहुत सही है कि इस विश्व में किसी देश को सक्षम होने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें चाहिए होती हैं। पहला आर्थिक पावर, दूसरा सैनिक शक्ति और तीसरा न्यूक्लियर हथियार। भारत के पास ये तीनों है। जैसे रूस है, जैसे अमेरिका है, भारत के पास भी आर्थिक शक्ति है, सैनिक शक्ति है और परमाणु शक्ति है। अब विश्व में सारे देशों के पास ये नहीं है। हमने देखा पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमने देखा श्रीलंका में क्या हो रहा है, हमने देखा नेपाल में क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो जब भारत ने अपना पूर्ण जो डेवलपमेंट हुआ है, हर तरीके से भारत ने सक्षम रखा है, तो ये नेचुरल है कि आज भारत एक महाशक्ति बन के उभरा है, क्योंकि भारत आज जो कहता है विश्व उसको सुनता है, उसको मानता है। वो इसलिए कि भारत ने आजादी से लेके आज तक अपने जो फोकस था वो बिल्कुल सटीक रखा। आज से 8 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने भारत को अपना एक सपना दिया, आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत का आप ये परिणाम देखिए। आज से 10 साल पहले भारत डिफेंस की हर सुई, हर गोली बाहर से निर्यात करता था। 8 साल में जब से मोदी जी ने यह आत्मनिर्भर भारत का सपना दिया है भारत को, 8 साल में भारत आज विश्व के 25 उन टॉप देशों में से है जो हथियार एक्सपोर्ट करता है, और 2024-25 तक भारत 35,000 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट करेगा। तो अब देखिए भारत की जो तरक्की हो रही है वो पूर्ण स्वरूप से हो रही है, और उसका नतीजा यह है कि आज सारा विश्व भारत को इज्जत से देख रहा है। और डेनमार्क के अगर एम्बेसडर ने सिर्फ भारत को बोला, बाकी 34 देशों को नहीं बोला, क्योंकि उसको पता है कि बाकी 34 देशों का कोई ज्यादा मूल नहीं है, कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, मूल है पूरा तो सिर्फ भारत का। इसलिए आज विश्व का हर बड़ा देश भारत को अपने साथ रखना चाहता है। बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। अमरदीप सर, सवाल मेरा भी आपसे ही है, लेकिन आपके दृष्टिकोण से मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से भारत को बहुत से ऐसे देश थे जो कमतर समझते थे और अपने आप में वो अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में देखते थे, तो ये जो अभी तक चीजें निकलकर सामने आई हैं, चाहे हमारा सक्षम होना हो, आत्मनिर्भर भारत के बाद में भारत की जिस तरीके से उत्पत्ति है वो हो, और इस तरीके से मुखर होके जवाब देना, ये क्या संदेश दे रहा है उन देशवासियों को? देखिए, ऐसा है, काफी जो देशों को इस तरह की गलतफहमी रही होगी वो शायद दूर हो गई होगी, क्योंकि जिस तरह हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को रिप्लाई दिया, जैसे हमारे एम्बेसडर ने नीदरलैंड के एम्बेसडर को रिप्लाई दिया, और इस सब के पीछे जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात हुई, हमारे डेवलपमेंट की बात हुई, उन सबसे बड़ी बात है एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकअप। कोई भी देश, कोई भी सेना स्ट्रॉन्ग तब होती है जब उसको पॉलिटिकल बैकअप पीछे से रहता है। अदरवाइज इफ दे कीप क्वेश्चनिंग आर्मी और देयर साइंटिस्ट, तो दे कैन नॉट बिकम सो स्ट्रॉन्ग। तो आज की तारीख में हमारे जो सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री है, वो एक शेर की तरह वो चलता है, सारे विश्व में उसका डंका बजता है। तो उसके जो परिणाम स्वरूप जो है भारत के
एम्बेसडर की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो नीदरलैंड को जवाब देता है, हमारे विदेश मंत्री जो है उनको बेफिटिंग रिप्लाई दे पाते हैं, बिकॉज उनको पता है कि पीछे से हमारे सपोर्ट है। हमारा ऐसा नहीं होगा कि हमारा प्रधानमंत्री कहेंगे नहीं नहीं यार इसके तो स्लिप ऑफ टंग हो गया, इसको ये उनका पर्सनल बयान हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है हिम्मत देती हैं, शक्ति देती है, और इन सब जवाबों से पूरे विश्व के देशों को पता चल गया कि भारत कितना शक्तिशाली है। और जिन देशों को, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो भारत के साथ यदा कदा जो है वो जो है कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर करते थे, दे वुड हैव आल्सो गॉट द क्लियर कट मैसेज कि इफ यू विल ट्राई टू टेक पंगा विद इंडिया यू विल गेट सेम रिप्लाई द वे, मतलब किसी को देना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि आत्मनिर्भरता, हमारा डेवलपमेंट, हमारा जो परमाणु शक्ति होना, उसके साथ साथ हमारी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकअप होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि हमारी पॉलिटिकल बैकअप नहीं होगी तो हमारे पास ये सब हथियार, ये तो बहुत पहले से भी थे हमारे पास, सेना हमारी शक्तिशाली पहले से ही थी। 62 में हम पाकिस्तान से, सॉरी चाइना से हम इसलिए ही हार गए क्योंकि हमारे को उतना पॉलिटिकल, सेना को उस तरह का सपोर्ट नहीं था हमारे पास। और 71 में हम इसीलिए जीत गए क्योंकि इंदिरा गांधी जो है एक स्ट्रॉन्ग लेडी, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकअप के साथ भारतीय सेना के साथ खड़ी थी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। कर्नल साहब, मेरा भी सवाल थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है आपसे भी, कि जिस तरीके से अभी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात कही, आप इसे कितना सही मानते हैं कि जिस तरीके से पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमारा मजबूत रहेगा उसके बाद ही हम जो है आगे जाकर लोगों से इस तरीके की बातचीत है जो कर पाएंगे? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी सेना लगातार अपनी जी जान से जुटी हुई है, वहां पर हमारे जो देश के जवान हैं वो लगातार अपने पराक्रम का परचम यहाँ पर जो है वो लहराते रहते हैं, लेकिन पीछे जो देश के और भी लोग बैठे हुए हैं उनका कितना बड़ा योगदान और है? अंशुल जी, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। देखिए, किसी घर में भी जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके ऊपर घर कैसे चलता है वो निर्भर करता है। उसी तरह अगर हम एक बड़े उसमें ले सैंपल पे, तो किसी भी देश में ये डिपेंड करता है कि देश का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो कैसे है। हमने यूक्रेन में देखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने कितने लाखों नागरिकों को मरवा दिया, कितने करोड़ों की संपत्ति बर्बाद कर दी सिर्फ एक छोटे से नाटो के मुद्दे पे। आप वही भारत देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को किस स्तर पे ले आए हैं। मैं आपको इसके 3 छोटे उदाहरण देना चाहूंगा। 2020 में जब कोविड का जो पैंडेमिक था उसने पूरे विश्व को हिला दिया, तो भारत सबसे पहला देश हुआ जिसने पूरे विश्व को दवाइयां एक्सपोर्ट की। 2021 में भारत पूरे विश्व में पहला देश बना जिसने कोविड की वैक्सीन पूरे विश्व में एक्सपोर्ट की। और अब जब ये रशिया और रूस की लड़ाई तीसरे महीने में है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा कि अगर मेरे को WHO इजाजत दे तो मैं पूरी दुनिया को गेहूं दे सकता हूं। ये 3 छोटे उदाहरण दिखाते हैं कि भारत आज जिस स्तर पे है वो सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं की वजह से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से है। क्योंकि जो इनका सपना रहा है, जो इनका विजन रहा है भारत को एक सुपर पावर, एक महाशक्ति बनाने का, वो आस्ता आस्ता बिल्कुल रियलाइज हो रहा है। और ये चीज जो हम बचपन से देखते आए कि हम जब बच्चे थे, अंशुल जी आपको याद होगा, हम हमेशा सोचते थे कि हमारा भारत भी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ऐसी शक्ति हो जो हर देश उसको देखे। आज हमें बड़ी खुशी, बड़ा गर्व होता है कि इस उम्र में हमने आके अपने भारत को ऐसे मुकाम पे देखा है जहां पे हर देश भारत को सलाम करता है और भारत की इज्जत करता है। बिल्कुल कर्नल साहब, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और इस बात से मैं भी सहमत हूं कि हम हमेशा से ये सोचते थे कि हम भी एक महाशक्ति के रूप में उभरे, और आज जो हम देख पा रहे हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने उस दौर को भी देखा है, उस दौर को भी जिया है कि जब भारत को बीमारू देश भी कहा जाता था, विकास नहीं था, और आज एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में भी हम देख पा रहे हैं। तो लेकिन सोडी साहब, एक बात और से है यहाँ पे कि जब ये जो पूरा रहा है, जो काल रहा है, उसमें जब भारत आज महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये कोई अभी ऐसी तो बात नहीं है कि ये बहुत पहले से ऐसा था, ये अभी अभी ऐसा हो रहा है। तो इसको महाशक्ति के रूप में ये जिस राह पे चल रहा है, ये कितना आगे तक जाएगा? अंशुल जी, देखिए, पिछले 8 साल से 10 साल से जो भारत जिस पाथ पे चल रहा है, जिस रोड पे चल रहा है एक महाशक्ति बनने के,
अब भारत को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भारत को वो दिशा मिल चुकी है, भारत को वो रास्ता पता चल चुका है कि भारत अब जिस पाथ पे है, क्योंकि इसका सबसे मुख्य कारण है हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप कठोर है, सक्षम है, तो पूरा देश इकट्ठा होता है, सेना में भी मजबूती आती है। हमने देखा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हुआ, उसके बाद से आतंकवाद कितना कम हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को एक करारा जवाब मिला। पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी कोई घटना भारत कर सकता है। तो ये जो हमारी, और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो स्ट्रांग है, वो डिसिसिव है। वो उसके लिए दो ही चीजें अहम है, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा। और किसी भी देश की जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, अगर उसका इंटरेस्ट अपने राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा में हो, तो वो देश महाशक्ति बनता है। और भारत ने ये पूरे विश्व को दिखा दिया है कि पिछले कुछ सालों में भारत क्या था और भारत आज क्या बन चुका है। और ये आने वाला थोड़े से वक्त की बात है, भारत ऑफिशियली महाशक्ति होगा। आपको मैं एक छोटी बात बताना चाहूंगा अंशुल जी, भारत की आज जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में 6ठी सबसे बड़ी है। 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 3री सबसे बड़ी होगी। तो देखिए, बात जैसे आपने सही कहा, एक वक्त था भारत बीमारू देश में गिना जाता था, और अगले 7-8 साल में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 3री सबसे बड़ी होगी। तो ये कितने गर्व की बात है, कितने फख्र की बात है, और इसका जो पूरा क्रेडिट जाता है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को जाता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। अमरदीप सर, चलते चलते अंतिम सवाल आपसे, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका प्लस ये यूरोपियन कंट्रीज जो नाटो के हिस्सा भी है, यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्रिएशन ऑफ दिस इशू। इस प्रॉब्लम का वो खुद हिस्सा है, इन्होंने ये क्रिएट किया है, एंड दैट इज व्हाई दे वांट कि भारत भी उन्हीं के साथ शामिल हो जाए, सो दैट रशिया को दबाया जा सके। जबकि रशिया को मालूम था कि ये सब इस तरह की सैंक्शन मेरे पे लगाएंगे और इस तरह का ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि रशिया को घेर लिया जाए, एंड दैट इज व्हाई वो, क्योंकि ये कॉर्नर्ड कैट इज ए डेंजरस एनिमल, तो अभी रशिया को कॉर्नर करने का कोशिश किया, तो रशिया ने इनको सबको दिखा दिया है। रशिया इज चैलेंजिंग अगेन एंड अगेन कि इफ यू ट्राई टू एंटर इन दिस बैटलफील्ड यू विल गेट अ रिप्लाई। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब इनका क्रियाधारा है। दूसरा, हम हम सारे इस बात का एक निचोड़, एक सेइंग से मैं कह सकता हूं कि somebody said कि I am scared of the army of sheep led it by a lion than army of lions led it by a sheep. So your leadership is strong. वो यदि तगड़े से लड़ रहे तो पीछे कमजोर आदमी भी आगे बढ़ के उनको बेफिटिंग रिप्लाई दे सकते हैं। और यदि हमारी लीडरशिप कितनी भी मतलब हमारी बैकग्राउंड, हमारी आर्मी कितनी भी स्ट्रांग हो और लीडरशिप यदि कमजोर है, वी कैन नॉट गिव सच टाइप ऑफ रिप्लाई। तो आई कंक्लूड विद दिस कि हमारी लीडरशिप को सलाम, और जिस तरह की हम इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन विदेश नीति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, एंड इस तरह का जो रिप्लाई जो है बाकी सब देशों को जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज को जा रहा है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज को जा रहा है, तो उससे भारत का जो यू कैन से जो कद है तो बहुत ऊंचा हो रहा है, और भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है सभी को। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने ही दी, और समय निकालकर आप हमारे साथ जुड़े और अनमोल जानकारियां हमारे तक पहुंचाई। बहुत धन्यवाद आपका। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, भारत ने यूनाइटेड नेशन यूएन में नीदरलैंड के राजदूत को फटकार लगाई है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत को जो करना है वो करेगा, आप न बताएं क्या करना है और क्या नहीं। हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि जो डच के राजदूत थे उन्होंने यूक्रेन पर भारत के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा था कि भारत को जनरल असेंबली में वोटिंग के बायकॉट की बजाय अपना पक्ष साफ करके यूएन का चार्टर का सम्मान करना चाहिए। उसी का जवाब यहाँ पर दिया गया है, और ये बहुत ही फख्र की बात है कि हमारा भारत अब अपनी बात भी रख पा रहा है और फटकार भी लगा पा रहा है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ देखने के लिए, और फिलहाल के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।